हम SC/ST OBC पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, इतना अच्छा कार्यक्रम है, बहुरंगी मंच सजा हुआ है। याद रखना, हमारे लोगों से लड़ने के लिए हमारे ही घर से कोई तैयार करके खड़ा कर दिया जाएगा। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। आपकी लड़ाई सब अपनों से है ही। आबादी 60% और मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू हुई, और लागू करने वाला कौन था? यहां से गौर से समझना मेरे लोगों, जातियों में हम अपने नायकों को मत बांटे, विचार सबसे केंद्र में होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया दलित पिछड़े नहीं थे, विचार से हमारे थे। वैसे ही मंडल की पहली सिफारिश लागू करने वाले नेता, इसकी क्रेडिट किसी को गई तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को गई, जो दलित पिछड़े नहीं थे लेकिन विचार से समाजवादी थे, और उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की। जाति के आधार पर नायक मत चुनिए, जमात के आधार पर नायक चुनिए, क्योंकि मंडल आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? शिव दयाल सिंह चौरसिया समाज के आने वाले। और नारा क्या उन्होंने लगाया था पता है? मैं चौरसिया हूं, और जब तक इस उबड़ आबड़ जमीन को चौरस नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये नारा उन्होंने लगाया। तो मैं शिवदयाल सिंह चौरसिया को यहां याद करता हूं, महामना रामस्वरूप वर्मा को याद करता हूं। इसलिए मैं जोड़ने की बात करने आया हूं। तोड़ने की बात करने वाले तो बहुत घूम रहे हैं, तोड़ने के लिए तो हर कदम पर लोग घूम रहे हैं कि ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो। एक फिल्म बनी थी यहीं दशरथ मांझी पर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो जब तक हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे नहीं तब तक इंतजार करेंगे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिस समाज ने हजारों साल से क्रीम ही खाई, वही अचानक आके ओबीसी में कहने लगा कुछ लोग क्रीमी है। क्रीम समझ रहे ना, सवेरे घर में दही के जब मखल जाए तो कुल मक्खन ऊपर हो जाए, और हमने बैठ के वहीं चोरी चोरी कर लिया, हमने क्या और क्या खाया। कौन था मलाई खाने वाला और कौन सूखी रोटी तक नहीं खा पा रहा था? मंडल के विरोध में सड़क पर आगजनी हुई। माननीय कांशी राम ने कई 100 रैलियां की मंडल कमीशन लागू करने के लिए। कुछ लोग दूसरा रथ लेकर निकले, तो शरद यादव ने बिहार में पीपी मंडल के गांव से, मुरहो से मंडल रथ की यात्रा शुरू करके मंडल कमीशन लागू करने की लड़ाई लड़ी। इस देश में अरबों रुपए का ठेका है, और अरबों रुपए के ठेके में 2% भी SC/ST OBC को ठेका पट्टा नहीं मिलता। कमा कौन रहा है साहब? करोड़ों अरबों रुपया लूट रहे हैं कुछ लोग, और बाकी लोग को नौकरी के लिए लड़ना पड़ रहा है, शिक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। और पीपी मंडल साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पहले पन्ने पर लिखा है, समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है, असमान लोगों के बीच कोई समान नियम नहीं लागू हो सकता। निजी क्षेत्र में आरक्षण, यानी निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है, निजी क्षेत्र की शिक्षा है, निजी क्षेत्र की नौकरी है, सब में इस देश के SC/ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। याद रखना, जब तक आप ये लड़ाई बड़ी नहीं करेंगे तब तक सरकारी नौकरी बिक गई, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो आरक्षण मांगोगे कहां? आरक्षण तो खत्म हो गया। 2 किताब मेरे कहने से खरीदना, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और पीपी मंडल की मंडल कमीशन की रिपोर्ट। ये हर घर में, हर पिछड़े और हर दलित के घर में होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, संतों के जितने इतिहास है उसको पढ़ने के साथ साथ गुलामगिरी और एनिमेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़ना। अगर यहाँ किताबों की दुकान होगी तो पढ़ना। और मैं आयोजकों को भी एक निवेदन करूंगा, जाते जाते जब भी इस तरह का आयोजन करिए, फूल माला पे 2 रुपया कम भी खर्च होगा चल जाएगा, क्योंकि ये शाम तक मुरझा जाती है। किताब से स्वागत, और जिसके घर मिलने जाइए कोई किताब भेंट करिए। किताबों के विचार हमेशा हरे रहेंगे और वो लोग शिक्षा बर्बाद होगी तो पाखंड की दुकान चलेगी। कुल रील्स बना के कहना आजकल की अगर गोबर रोटी में लपेट के खैबा तो पेटे की बीमारी ठीक हो जाएगी। भैया हमने कि यहाँ पूर्वज कुल कम पढ़ल लिखल भले रहना, लेकिन इतना मूर्ख कपो न रहना तो उनके की न पता रहे कि गोबर खाए वाली चीजें के खेतों में डाले वाली चीजें। हम नौकरी बचाएंगे तो संविधान कौन बचाएगा? क्या अम्बेडकर लौट के आएंगे? क्या पीपी मंडल लौट के आएंगे? क्या फूले लौट के आएंगे? नहीं साहब,
हमारे बीच से ही किसी को बीपी मंडल की जिम्मेदारी निभानी होगी, किसी को अम्बेडकर का अधूरा काम पूरा करना होगा, किसी को समाजवादी आंदोलन को, सामाजिक न्याय के आंदोलन को और इस देश को खूबसूरत रिश्ता। ऐसे तमाम जादूगरों से बचना जो धूल से पैसा बनाने का जादू दिखाकर पीछे से आपके बच्चों की शिक्षा को, आपके संविधान को, आपके आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। यही निवेदन मैं आपसे करके जा रहा हूं कि ऐसे तमाम धोखों से बचना हमारे लिए। विचारधारा की लड़ाई को जाति से जमात में तब्दील करके लड़ना। जातियों में मत बटिए, जातियों में बाकी चीजें हैं, प्रेम व्यवहार बना रहे, लेकिन जब हक की लड़ाई हो तो ओबीसी बनकर, और जब ओबीसी को जीतना है तो एससी और एसटी को कंधे से कंधा मिलाकर जोड़ना होगा। तब 90% एक होंगे और 90% एक होकर के हम भी जीतेंगे और वो भी जीतेंगे। तब जाके बीपी मंडल की, मंडल कमीशन की बाकी बची 38 सिफारिश भी लागू करेंगे। हर किसान कमेरा को उसका दाम मेहनत का मिलेगा और हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। ये तब तक संभव, करे वाला 8 पावर और करावा वाला 12 और बैठा बैठा दांत चियारे वो पावर 18। तो देश में आपने ये बना दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि जो मेहनत करता है उसको मेहनत का दाम मिले और हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान मिले। तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, तब तक बीपी मंडल का सपना, तब तक समाजवादी नेताओं का सपना, संत कबीर, संत रैदास का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए एकजुट रहिएगा, छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दीजिएगा। बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा हो और माफ करे। और जो लोग ताकतवर हैं वो कमजोर की तो अपने भाई की बात सुन लें, बर्दाश्त करें, दिल बड़ा करें और नाक छोटी करें। बहुत बहुत धन्यवाद जय बहादुर जी। आज ओबीसी एसोसिएशन एनसीएल के द्वारा आयोजित बीपी मंडल साहब की जयंती समारोह में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आयोजन समिति का, ओबीसी कोल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का, कि आपने इतना शानदार आयोजन किया। मंच पर तमाम लोग जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन विचार जब बीपी मंडल साहब को याद करने का है, इन तमाम लोगों को आपने एक जगह इकट्ठा किया। पिछली बार भी हमें आमंत्रित किया था लेकिन कुछ कारणों से आ नहीं पाए। इस बार जय बहादुर जी ने बोला कि एक वीडियो बना के भेजिए कि आ रहा हूं, लोग नहीं तो मानेंगे नहीं। तो हमने कहा नहीं, आएंगे। जब विचार की बात हो, अपने वैचारिक पुरखों को याद करना हो, तो सारा काम छोड़ करके केवल अपनी विचारधारा के लिए हम लोग आपके बीच में आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और जब तक विचारधारा के आधार पर भारत का निर्माण नहीं हो जाएगा, तब तक बार बार ऐसे आयोजन में हम आते रहेंगे। हम लोग जिनको अमर रहने के लिए नारे लगा रहे, वो अमर हैं, इसीलिए तो हम उन्हें उनके जाने के बाद भी याद करते। वो एक शेर है ना कि जिंदा रहने की नायाब तरकीब है ये कि दूसरों की यादों में जिंदा रह जाओ। तो वो अब चले गए, शरीर से चले गए, लेकिन जो काम करके गए, और ऐसे तमाम लोग, महात्मा बुद्ध से लेकर जिन्होंने दुनिया को प्रज्ञाशील, करुणा, प्रेम, मानवता का पाठ पढ़ाया,
संत कबीर, संत रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना 3000 साल पहले से लेकर 300 साल पहले तक छत्रपति शाहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और आज तक जब याद करें तो बीपी मंडल तक वो पूरी विरासत 3000 साल की है, जिनको सबसे पहले मैं मन से याद करना चाहता हूं, क्योंकि वो नहीं रहे होते तो हम लोग आज यहां इस रूप में कभी खड़े नहीं हो पाते। एक विचारधारा की लड़ाई लड़ करके यहां तक पहुंचे हम लोग। उनमें से भी 2000-3000 साल लिखित इतिहास, उस वाले इतिहास में नहीं जा रहा हूं जिसमें कई लाख साल की बात होती है। उस वाले इतिहास में जहां ज्ञात है इतिहास, दुनिया में इंसान रहे होंगे, गरीब अमीर रहे होंगे, लेकिन जितना बंटवारा इस देश में था उतना बुरा बंटवारा दुनिया के किसी देश में नहीं था। और वो क्या बंटवारा था? दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते थे। हमारे यहां तो किताब में लिखा है कि कोई मुख से पैदा हो गया, कोई भुजाओं से हो गया। बताइए कभी संभव है क्या? और उसके इसलिए ये लिखा था क्योंकि बंटवारा किया जा सके, कुछ लोगों को बताया जाए कि वो श्रेष्ठ है मुट्ठी भर, और बाकी बहुत बड़ी आबादी को, जिसका तकरीबन 90% आबादी, उसको बताया जाए कि तुम पैर से पैदा हुए। ऐसे ही नहीं लिखा है, वो बहुत सोच समझ के लिखा, ताकि पैर से पैदा होने वाले छोटे बने रहें, नीचे रहें, कमजोर रहें, गरीब रहें, सेवा करते रहें और मेवा कोई और खाता रहे। ऐसे बंटवारे में इस देश का इतिहास है। अब आप साहब बीपी मंडल साहब को याद कर रहे हैं तो उस विचारधारा से जुड़ करके सोच करके देखिए कि उस 3000 साल में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई कि इंसान को कम से कम इंसान के बराबर का दर्जा दो। तुमने तो जिनको भगवान बनाया उनके सामने भी तुम उन्हें मंदिर में जाने से रोकते थे, जाति देख करके, क्योंकि भगवान के सामने भी अगर जाति हो गई तो बताओ भगवान के सामने भी इंसान और इंसान बट गया। इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। और गौर से सुनिएगा एनसीएल के लोगों, इतिहास जानिएगा, फिर वर्तमान पर बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार में जब आया तो कोई आयोजन नहीं था। हमारे परिवार के, हमारे ननिहाल के मामा लोग यहाँ रहते थे और तमाम लोग वहां मिले। अचानक हम घूमने आए और इन लोगों ने बहुत भव्य तब स्वागत किया। उस समय भी कहा कि आपको वैचारिक कार्यक्रम में बुलाएंगे, आज आए हैं तो विचारधारा की बात होनी चाहिए। ऐसा मंच केवल किसी के गुणगान के लिए नहीं सजना चाहिए, इसलिए सजना चाहिए कि वो सपना जो बीपी मंडल ने देखा था वो आज भी अधूरा है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमें यहाँ संकल्प लेना होगा कि बीपी मंडल के सपनों का भारत कैसे बनेगा। इसलिए इस बात को यहाँ पर कहना जरूरी है। आप कल्पना करके देखिए साहब, जिस देश में इंसान को जाति देखकर पानी पीने से मना किया गया, हम भी तो आजमगढ़ में पैदा हुए, किसान परिवार में पैदा हुए, खेत खलिहान से हमारा गहरा रिश्ता, और वहां तो पता ही नहीं था साहब, बचपन में सब खेला करते थे साथ में। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे हमारे साथी बड़े भाई मनोज भाई यहाँ हैं, और कई बार तो देखता हूं कि समाजवादियों को जिस तेवर की जरूरत है, जो तेवर देश के लिए बहुत जरूरी है, उस तेवर में बात करने वाले मनोज भाई टीवी पर बैठकर अपना इतिहास है। तो तमाम लोग के संघर्ष करते वो मंच पर, सब लोग वरिष्ठ हैं, सब लोग सम्मानित हैं। बताएं सब लोग कि क्या ये सच नहीं है? मैं भी सोचता था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब टॉप किया और वहां पहुंचा तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हमसे बोला कि अहिरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ के जब यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। आप सब सोचिए और कल्पना करिए, मतलब तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी जाति देख करके चल रही है। और मैंने तो अपनी किताब लिखी है नौकरी से निकाले जाने के बाद, भी मनोज भाई जिक्र कर रहे थे। किस बात का नया भारत बनना था
कि जातिवाद खत्म होगा और सब बराबर होंगे, और तुम आज भी उसी तरह सोचते हो। इसलिए हमने किताब लिखकर जवाब दिया प्रोफेसर की डायरी। हमने कहा कि नौकरी मिली, हमारे घर वाले, हमारे बड़े पिताजी वो लोग पढ़ाई की कीमत जाने, तो साहब हम लोग तो उन घरों में रह करके पढ़ाई की है, और हम तमाम लोग जानते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, पढ़ने गए, और कभी छुट्टी में जब घर लौटते थे तो कहते थे कि ये घर टपकता है बारिश में, इसको ठीक करवा लो। पता है, आप सब लोग पूर्वांचल और आसपास के लोग हैं, पहले जब पूरी कमाई जुटाई जाती थी तो दीवार खड़ी होती थी, फिर कुछ दिन के लिए काम बंद हो जाता था, फिर पैसा जुटाते थे तो छत लगती थी, फिर पैसा जुटाते थे तो सफैया होते थे, तब जाके घर बना। तो जितने कमरे थे सब ज्वाइंट थे, बारिश में टपकते थे। तो जब मैं कहता था कि ये घर टपकता है, इसे ठीक करा लो, तो घर वाले कहते थे दो में से एक ही काम होगा, या तो तुमको पढ़ाएंगे या घर बन पाएगा। इस तरह से हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है। एक रोटी कम खाए लोग, एक कपड़ा कम पहने, तब जाकर के अपने बेटा बेटी को पढ़ाए, शिक्षा दिलाए, तब जाकर के हम लोग यहां तक पहुंचे। तब हमने ये हमेशा सोचा कि शिक्षा पाने का अधिकार हमें मिल ही नहीं पाता अगर हमारे घर वाले ना भेजते। लेकिन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे, पढ़े अपना इतिहास, जाने अपने इतिहास को, क्योंकि बहुत बंटवारा है साहब। इस देश के ओबीसी को तो पता ही नहीं था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए किया क्या था। डॉक्टर अंबेडकर को आजादी के बाद मिटा दिया गया, सोचा गया कि उन पर बात न की जाए, लेकिन बहुत बाद में चल करके इस इतिहास को हम जान पाए कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के मसीहा नहीं है। इस देश में जो भी कमजोर है, जो भी हाशिए पर है, जो भी बराबरी से वंचित है, उन सबको बराबरी का काम दिलाने वाले बाबा साहब। और तब जाकर के हमने ये कहा कि अगर मैं आजमगढ़ में वही गाय भैंस चराते रह जाता जैसे कई पीढ़ी के लोग चलाते रहे, अगर इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान और मंडल कमीशन लागू न होता, तो मैं कभी दो विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ पाता और यूनिवर्सिटी को टॉप करके और अपनी विद्वता से अपनी परिचय को बना पाता। ये सब कामयाब हुआ तो संविधान और मंडल कमीशन से। और इसलिए आज उस इतिहास की बात करना बहुत जरूरी है। कैसे बना था भारत का संविधान और कैसे बना था मंडल कमीशन। बीपी मंडल साहब उस विरासत की कड़ी है, और मैं गया हूं उनके, आज 2025 का वो तारीख में मैं यहां से याद करता हूं बीपी मंडल को। उनके मुरहो गांव गया हूं, वहां उनका समाधि स्थल आज भी बना हुआ, उस पर एक वाक्य लिखा है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, ये बाहर किताब की दुकान लगी है, मिले तो पढ़िएगा। और आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग यहाँ बैठे। लड़ाई तो देखो साहब हमें लड़नी पड़ेगी, हमारे बदन पर अच्छे कपड़े आए, हमें अधिकार सम्मान मौका मिला पढ़ने लिखने नौकरी करने का, तो भाई संविधान से फायदा लिया तो संविधान पर अगर खतरा है तो बचाएगा कौन? जो बाहर ट्रक चला रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो दिन भर मजदूरी कर रहा है ताकि शाम को रोटी उसके घर में बने, उसको तो पहुंचा ही नहीं। अभी ज्ञान समझदारी वहां पहुंची ही नहीं, और हमने फायदा लिया। और साहब हम संविधान बचाना है तो हम अपनी नौकरी बचाए। मेरे सामने जो विकल्प था, प्रोफेसर था दिल्ली यूनिवर्सिटी में 14 साल, अभी हमारे तमाम भाई कह रहे थे, लेकिन उनके सामने क्या था कि भाई झुक जाओ, जो हम बोले वही बोलो, ये अलग से अपनी राय क्यों रखते हो। मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। कुछ लोग चाहते हैं कि आप जी हजूरी करके उनके हिसाब से बोलिए, लेकिन हमने तो साहब जी हजूरी सीखी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने गए, शिक्षा पाने स्कूल गए, और स्कूल में जब पहुंचे तो एक सवाल पूछा था। आप कल्पना करो 1890 1900 के आसपास इस भारत में क्या स्थिति थी। एक मास्टर ने अपने बच्चों से पूछा, बताओ वो कौन सी चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। एनसीएल और आसपास के विद्वान लोगों इस बात को महसूस करना, जिस किस्से को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। एक बच्चे ने खड़ा होकर कहा कि आसमान, हम आसमान को देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। दूसरे बच्चे ने कहा सूरज, हम सूरज को देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। फिर किसी ने कहा कि सपने, हम उसे देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि साहब इस क्लासरूम के बाहर रखा वो मटका। मास्टर हैरान, क्या मतलब है? तो उस बच्चे ने कहा कि साहब वो मटका
जिसे मैं देख तो सकता हूं लेकिन पानी पीने के लिए छू नहीं सकता, क्योंकि मेरे छूने को मक्का पवित्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे अपनी किताब में लिखा है। मैं बहुत बड़ी कुर्सी पर होता तो झूठ बोल के चला जाता, लेकिन रेफरेंस के साथ बता रहा हूं ताकि एक भी चीज खोजनी हो तो किताब पढ़ के खोज लेना। किताब का नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी है। उसमें लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर ने कि जब मुझे प्यास लगती थी तो अगर मैं मास्टर को बताऊं तो मास्टर कहता था पहले कि चपरासी जाएगा वो पानी पिलाएगा तब आप पानी पी लो। जिस दिन चपरासी नहीं होता था उस दिन मैं पानी नहीं पीता था, प्यासा रहता था। मैं सोचता था कि जिस घड़े से सारे बच्चे पानी पी सकते हैं उससे मैं क्यों नहीं पी सकता। तब मुझे पता चला, माँ से पूछा कि माँ इस तरह का बंटवारा क्यों है। माँ ने कहा क्योंकि किसी किताब में लिखा है कि किसी हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, पानी पीने का अधिकार नहीं, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं। उन्होंने कहा क्यों? तो माँ ने कहा कि शायद हमारी जाति ऐसी है कि हमें अछूत बनाया गया है। तो बाबा साहब उस पर फिल्म भी बनी है, देखिएगा। उन्होंने कहा कि उस किताब में तो गलत भी लिखा होगा, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान को इंसान के बराबर समझा जाए और सब कुछ छू करके वो बराबर का जीवन जिए। उस किताब का नाम है भारत का संविधान। संविधान लिख करके बाबा साहब ने सबको बराबरी कहा था। पूर्वांचल के लोगों, क्या आज, और मैं 20 साल 30 साल 40 साल पीछे जाऊं, कई जगह तो गांव में आज भी है, याद करना गांव में खटिया होती थी, खटिया पर बैठने का अधिकार सबको नहीं था। खटिया बनाने वाला भी खटिया पर नहीं बैठेगा, रास्ता बनाने वाला रास्ता पर चलेगा नहीं। एक वीडियो मैंने 15 अगस्त, इस साल 15 अगस्त के दिन अपने YouTube चैनल पर डाली, और साहब क्या वीडियो थी आप देखिएगा मनोज भाई। वहां एक वीडियो एविडेंस के रूप में है, साइकिल से जा रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोगों का घर मोहल्ला सामने आया तो साइकिल से उतरे, चप्पल हाथ में लिया और पैदल गए। जब वो मोहल्ला पार हो गया तब ऊपर जाकर के उधर फिर चाहिए चप्पल पहन करके साइकिल पर बैठ करके जाते थे। जरा हाथ उठा के बताना कि इस पूर्वांचल के इलाके में ऐसा एक भी गांव नहीं है क्या जहां ऐसा नहीं होता था। हर गांव की कहानी ये थी। और मैं तो पूरा भारत घुमा हूं, नौकरिया से निकाल कर कुछ अच्छा काम भी करना है। थोड़ा बहुत भोजपुरी समझ जाएंगे ना, आपन माफी अपने तरीके से होले वो सब सोचने की डराए जाएगी, कमजोर हो जाएगी, नौकरी से निकाल देने के। तो हमने अपनी किताब में भी लिखा है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा। भाई हमें तो बोलना पड़ेगा ना। कौन था वो जो चप्पल पहनने और चारपाई पर बैठने से रोकता था? क्यों रोकता था? इस खेत खलिहान में अनाज बोया हमने, हमारे पुरखों ने अनाज पैदा किया, हमारे पुरखों ने बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, आहिर, कुर्मी, कोयरी, ये तमाम वो जातियां थी जिन्होंने हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया। और जब मेहनत करके रहने लायक बना रहे हैं तो जब बंटवारा हो रहा है साहब तो थोड़े से मुट्ठी पर लोग कहते हैं कि तुम लोग हमसे नीचे हो। बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से नारा लगाते थे हमारे पूरे पूर्वांचल में, बोलते थे अहिर, गड़रिया, कुर्मी, चोर, घर सारे का टंगरी सो। मैं मऊ में गया था साहब, ऐसे ही वैचारिक कार्यक्रम था। मऊ में गया, एक 92 साल के बुजुर्ग कार्यक्रम खत्म होने के बाद आए और मिल के हाथ कांप रहा था। उन्होंने कहा था कि हम लोग जो लड़ाई लड़ते हुए लाठी खाए, आज मुझे लगता है कि तुम ये बात बोल रहे हो, उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हो, इस कहावत को गांव गांव पहुंचाना, कारण कि बाकी ओबीसी लोग तो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं कि अहिर, कुर्मी, कोयरी, इनकी संख्या भी ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, कई बार ये लोग अपने से कमजोर के ऊपर भी जुल्म करते हैं। तो जरा पूछना उन लोगों से जा करके कि तुमको गाली देने का काम किसने किया था, किसकी घुटना में बुद्धि होती है, ये कहावत कौन बनाया था? सामने अगर कोई शुभ काम करने जा रहे हैं और सामने तेली पड़ जाए तो झगड़ा बिगड़ जाता था। कौन हमारी बहन बेटियों को, माओ को गांव में जाकर समझाता था? ये कौन लोग थे जो जातियों के नाम पर गाली बनाते थे साहब? गालियां देते थे लोग गांव में जाकर के। और अहिर, गड़रिया, पासी, तीनों सत्यानाशी, क्या क्या कहानियां बनाई आपने। इसलिए मैं उस इतिहास को याद कर रहा हूं जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा था। और वो तो बाहर से पढ़ करके डिग्री लेकर के इस देश में लौटे थे, और 32 डिग्री लोग बताते हैं और एक को फर्जी ना रहे, कुल ओरिजिनल डिग्री है।
और गुजरात के सयाबाग में जब गए ऑफिसर बने और चपरासी पानी पीने को नहीं देता था, फाइल फेंक के दी जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर वहां जाकर रोए कि मैं इतना पढ़ लिख करके मैं यहाँ नौकरी करने आया ऑफिसर रैंक पर, मेरे साथ इतना भेदभाव है तो गांव में मेरे लोगों को ये लोग तो जीने नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो भाग जाते, लेकिन वो भागे नहीं। इस देश में संकल्प लेकर कहा कि जब तक बराबरी का भारत नहीं बनाएंगे तब तक हम चैन से शांति से नहीं बैठेंगे, और संविधान के नाम पर रास्ता बनाए। अब सुनना है यहाँ के ओबीसी समाज के लोगों, ये ओबीसी समाज के बीच चेतना कहां से आई? आज इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है और ये ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने बनाया। कौन सोचता था साहब एससी एसटी को आरक्षण संविधान लागू होते ही मिल गया। डॉक्टर अंबेडकर सजग थे, पूरे समाज को जागरूक करते थे, लेकिन याद रखना डॉक्टर अंबेडकर का विरोध उन्हीं की जाति वालों से करवाया गया था। पढ़े लिखे लोगों को इतिहास बताओ तो सबको पता, आगरा में सम्मेलन हुआ था, उन्हीं जाति के लोगों से अंबेडकर का विरोध कराया गया, लेकिन अंबेडकर अपनों से नहीं लड़े। इसलिए एक सलाह बीच में दे दूं, हम एससी एसटी ओबीसी पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, कितना अच्छा कार्यक्रम है, बहुरंगी मंच सजा हुआ है। भीम आर्मी के साथी भी है तो ओबीसी वेलफेयर के साथी भी हैं, एससी एसटी ओबीसी। याद रखना हमारे लोगों को हमारे लोगों से लड़ने के लिए हमारे ही घर से कोई तैयार करके खड़ा कर दिया जाएगा। आपके खिलाफ दूसरा कोई अब नहीं लड़ने आ रहा है, आपके बीच से लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन गांव से लेकर यहां तक याद रखना, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। आपकी लड़ाई सब अपनों से है ही, ये सब तो कमजोर लोग हैं। अब उस इतिहास को याद करिएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मैं दो नायकों की बात केवल आज के कार्यक्रम में करना चाहता हूं। हजारों साल तक बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मिला, नारायण गुरु, बसवन्ना, चौधरी छोटू राम से लेकर गुरु घासीदास और साहू फूले, ये सब न होते तो अंबेडकर न पैदा होते। अंबेडकर अपना 3 गुरु मानते थे, फूले को, कबीर को और बुद्ध को। तो अंबेडकर पैदा हुए तो रास्ता आगे खोले। ओबीसी के लिए झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई संविधान सभा में, तो ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस लीग बना था 1930 में। हम लोग तो भाई पढ़ लिख करके यही तो समझे, हम लोग को बताया गया कि ओबीसी ने कोई आंदोलन ही नहीं किया, ये झूठ बोला जाता है। 1930, 1933, 1937 बिहार के शाहाबाद इलाके में त्रिवेणी संघ बना। और याद करिएगा, त्रिवेणी संघ 3 जातियां उसमें नेतृत्व करती थी, वही तीनों जिसको गाली दी गई। बिहार में तो और बुरी हालत थी साहब, बिहार में तो अगर कोई आंख में आंख मिलाकर देख ले तो पीट दिया जाता था, चंद मुट्ठी भर लोगों के द्वारा। त्रिवेणी संघ बना तो आहिर, कुर्मी, कोयरी, इन 3 जातियों ने नेतृत्व किया, लेकिन नेतृत्व केवल ओबीसी के लिए नहीं किया, 90% आबादी के लिए किया कि एससी एसटी ओबीसी तीनों एक परिवार के लोग। और उन्होंने नारा लगाया था और उस नारे से समाजवादी आंदोलन पैदा हुआ। और समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और ताली ने बजा वही बतिया सुना, मध्य प्रदेश में 14 और मध्य प्रदेश में आबादी कितनी? 52 तो 1980 में थी साहब पूरे देश में। आज तो 60 के ऊपर किसी भी प्रदेश में खोज लीजिए, 60 के ऊपर मिलेगी। गलत कर रहा हूं? सही। आबादी 60%। और मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू हुई। अभी हमारे मनोज भाई ने, संजय जी ने और पूर्व के तमाम वक्ताओं ने बोला, हमारे सबसे पहले वक्ता ने भी बोला, एक सिफारिश लागू हुई थी 90 में। और लागू करने वाला कौन था? यहां से गौर से समझना मेरे लोगों, जातियों में हम अपने नायकों को मत बांटें, विचार सबसे केंद्र में होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया दलित पिछड़े नहीं थे, विचार से हमारे थे। वैसे ही मंडल की पहली सिफारिश लागू करने वाले नेता, इसकी क्रेडिट किसी को गई तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को गई, जो दलित पिछड़े नहीं थे लेकिन विचार से समाजवादी थे, और उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की। जाति के आधार पर नायक मत चुनिए, जमात के आधार पर नायक चुनिए, क्योंकि मंडल आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? एक तरफ शरद यादव, श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तो दूसरी तरफ
मान्यवर कांशीराम, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, दक्षिण भारत में करुणानिधि, वो तमाम जातियों के नेता मिलकर के लड़ाई लड़ रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये लड़ाई 90% लोगों ने मिलकर के लड़ी थी, तब जाके मंडल लागू हुआ। इसलिए मैं जोड़ने की बात करने आया हूं। तोड़ने की बात करने वाले तो बहुत घूम रहे हैं, तोड़ने के लिए तो हर कदम पर लोग घूम रहे हैं कि ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो। और हमको तो पता चला कि यही दो संगठन है, एक आज जयंती मना रहा है, कल मनाएगा। कल वाला फोन करके हमको आज बोलता है कि हे वाले में मत जाइए, यहाँ तो दूसरे विचार के लोग हैं, हमारे वाले में आइए। हमने उनसे निवेदन किया इस बार इनके आएंगे, अगली बार आपके आएंगे, क्योंकि बात तो हम वही कहेंगे जो बात हमें कहनी है। हर मंच पर जाके फूले, अम्बेडकर, लोहिया और मंडल के सपनों का भाग बनाने की बात करते हैं। आप सोचिए, बटेंगे और बांटा किसने, और नारा कोई और आजकल लगा रहा है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मोरहो में घर था और जमींदार परिवार से थे। उनके पिता, कभी इतिहास पढ़ना, मेरा मन है कि मैं कुछ किताबें और लिखूं। एक तो प्रोफेसर की डायरी लिखी है, एक दो पर काम कर रहा हूं। रास बिहारी मंडल बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, बहुत बड़े जमींदार परिवार के। और प्रोफेसर सूरज मंडल हम लोग के साथ पढ़ाते थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं जब उनके गांव गया, गांव जाकर उन्होंने दिखाया साहब कि भारत की आजादी की लड़ाई में हमने कितनी कुर्बानी दी। और बीपी मंडल साहब, जिनका जन्म यही बनारस में हुआ था, अगर आप लोगों को पता हो ना, बनारस में हुआ, पिताजी नौकरी और वहां से बनारस, और बनारस से सामंती पूरा जमींदार परिवार, और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और सुनना ओबीसी समाज के लोगों, मैं अभी इटावा की बात तो कही नहीं रहा कि अगर तुम कथा कहने चले गए तो चोटी काटी जाएगी और बेइज्जत किया जाएगा और क्या क्या करवाया जाएगा। अंत में पवित्र करने के लिए कुछ छिड़क भी दिया था, पता नहीं क्या कर दिया। सोचना इस बात को कि क्यों इतना अपमान इसलिए किया गया कि वो यादव थे, उनको अधिकार नहीं है उसकी कथा कहने का, केवल दान करने का अधिकार। किसी ने उनका विरोध किया? जो लोग ये दावा करते हैं कि इसको एक धर्म का राष्ट्र बनाएंगे, कोई बोला वहां पर कि कैसे यहां पर मध्य प्रदेश में बोल रहा हूं तो इशारा समझ जाओगे। क्यों चोटी कटवाई और क्यों अपमान किया, इसका इतिहास सुनना। मंडल कमीशन की सिफारिश पे बात करेंगे। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो ओबीसी थे, जमींदार यादव थे, और इसलिए मैं अपने परिवार की बात सबसे ज्यादा कर रहा हूं। वो जब रिफाइनरी बगल में थी, गंगा से ट्रांसपोर्टेशन होता था, तेल रिस के गंगा में बह गया, आग लग गई गलती से। सदन में बिहार विधानसभा में खड़े होकर एक वही मुट्ठी भर तबके से आने वाला व्यक्ति बोला कि जब शूद्र अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। बीपी मंडल खड़े हुए और खड़े होकर बोले कि देखो कि गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन हमारे यहां होने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है उसे हमें और भड़काना है, तो बराबरी का भारत बनाना है। बीपी मंडल उस समाजवादी विरासत से निकले थे जो डॉक्टर लोहिया ने, जेपी ने एक समय में पूरे समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1930 में बिहार में त्रिवेणी संघ बन रहा था और उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेस लीग बन रहा था। ओबीसी समाज के लोग तो अपना इतिहास पढ़ते नहीं, जानते नहीं। खैर इतिहास की बात क्या करें, वर्तमान बचा नहीं पा रहे, तो जो वर्तमान नहीं बचा पाएगा वो इतिहास की बात क्या करेगा। लेकिन आप बौद्धिक लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग इस परिसर में, बहुत मेहनत करके ये आयोजन हो रहा है। तो इस आयोजन का मैं फायदा उठाना चाहता हूं कि वो सारे सवाल इस बौद्धिक जगत के बीच रखना चाहता हूं, जिस पे आज कार्यक्रम खत्म हो तो कल से चर्चा शुरू हो कि हम कमजोर क्यों हैं, हमारा हुकूमत क्यों नहीं। आज भी बैनर पे क्यों लिखना पड़ रहा है कि एनसीएल में 14% आरक्षण, इसको 27 कर दो। मांग रहे हैं आप, याचक बने हैं और ऐसा मांग रहे हैं कि आपका कोई आंदोलन ही कहीं नहीं है। 14%। अभी हमारे बहुत सम्मानित चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं और अभी हम लोगों से कह रहे थे, मैं मंच पर है, मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं, आपने ये कहा कि हम कोशिश में लगे हैं कि कैसे 14 को 27 किया जाए। यहां पर सर हम आपके साथ खड़े हैं, जितना जल्दी हो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण हम ये निवेदन करेंगे आप, क्योंकि आप कल्पना करिए 60% आबादी, आरक्षण मिला 27 और लागू हुआ 14, तो 60% आबादी कर क्या रही है, क्योंकि बढ़ती हुई है साहब, जातियों में बढ़ती है। यादव समाज के लोग अलग रहेंगे, मौर्य समाज के लोग अलग रहेंगे,
छोटी बाकी कम संख्या की जातियों को अलग कोई आके भड़का देगा कि तुम्हारे सारी मलाई तो यादव खा गए। यूपी में कुल कह लगे 46 में 56 को एसडीएम यादव हो गए, और जब 46 में 56 कह रहे हैं तो समझ जाइए किसकी बात है। आज तक उसका आंकड़ा नहीं है कि कितने, और हमने तो रिसर्च करके उस आंकड़ों को देखा, पूरी सरकार में 56 यादव एसडीएम नहीं हुए, 56 पूरा हुए नहीं। आज 12 लोग पूरा पॉइंट हुए। झूठ आज भी चलता है, सच जब तक अपने घर से निकलता है झूठ धरती का एक चक्कर लगा देता है। और झूठ पर उन कुछ मुट्ठी भर लोगों की विरासत रखी है, और बीपी मंडल को याद करने वालों, उस झूठ को सच में बदलने का और सच के लिए लड़ने का आज यहाँ पर जरूरत है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि त्रिवेणी संघ की विरासत अर्जक संघ में आगे बढ़ी, और बैकवर्ड क्लासेस लीग 1940 में उत्तर प्रदेश में बन गया था। शिव दयाल सिंह चौरसिया समाज के आने वाले, और नारा क्या उन्होंने लगाया था पता है? मैं चौरसिया हूं, और जब तक इस उबड़ खाबड़ जमीन को चौरस नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये नारा उन्होंने, तो मैं शिवदयाल सिंह चौरसिया को यहाँ याद करता हूँ, महामना रामस्वरूप वर्मा को याद करता हूँ। और आज कुर्मी समाज के लोग अगर रामस्वरूप वर्मा को न जाने, यादव समाज के लोग अगर पेरियार ललित सिंह यादव को न जाने, अगर आप कुशवाहा बिरादरी से आते हैं और आपको पता ही नहीं कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की लड़ाई क्या थी, सुनना आप नारा अपने इतिहास का कि त्रिवेणी संघ से लेकर अर्जक संघ, बैकवर्ड क्लासेस लीग से लेकर मंडल आंदोलन, जिसमें समता की चाह नहीं, क्या नारा लगाया था साहब। हम लोग की पीढ़ी तो अभी सुनकर पढ़कर जान रही। पुराने लोगों से पूछिए, ये लोगों ने कितनी लाठी खाई होगी। जितने लोग यहाँ पर सभागार में हैं, इसी कोल इंडिया में रिजर्वेशन लागू कराने के लिए आंदोलन करना पड़ा हो, हर कदम पर तो आपको लड़ना पड़ता है। मैं यहाँ आने वाला था तो किसी ने कहा कि इसी मंच पर, इसी जगह पर ऐसे चीजें होंगी कि हम अपनी लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएं। लेकिन साहब, सारे लोग अगर लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लड़ाई रोक कौन रहा है? हमारे रिजर्वेशन कौन नहीं दे रहा? लेकिन सोचिएगा, उस पूरे नारे में समाजवादी आंदोलन 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। क्या नारा लगा था साहब? सबको इज्जत। ये नहीं कि हमारी जाति देखकर, हमारे पुराने समाजवादी नेताओं ने भाषणों में कहा है, हमारे पिताजी उनके बेटों को भी सलामी और पहलकी करें, और उनका बेटा हमारे पिताजी को भी रेटे करके बोलता है। समझदार को इशारा काफी। यहाँ हम किसी का नाम लेकर के किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं। हम तो अपने लोगों को समझा रहे हैं साहब कि ये बंटवारा, क्या बंटवारा करके गए। इसलिए उन्होंने कहा कि अब गिटपिट बोले करे न काम, ऊंची जात की क्या पहचान। गिटपिट बोले करे न काम, और छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। और उस समय पर लगा के नारा उन लोगों ने समझाया था, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। और जब 1960 के दशक में, 40 के दशक से 60 के दशक तक नारा लगा, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ये क्या, कितनी बड़ी लड़ाई उससे लड़ी गई। तो जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा ने उस नारे को आगे बढ़ाया, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर। 100 में 90 आबादी हमारी। 2023-24 में जब हमारे मनोज काका जी बोलते हैं मंच पर, टीवी पर, तो आंकड़ों से बात करते हैं। मैं इसलिए इनको बहुत सम्मान के साथ देखता हूं। हमारे तमाम लोग मंच पर हैं, ये लोग अपने हिस्से की लड़ाई लड़ करके यहां तक पहुंचाए हैं समाज को। और मैं आंकड़े बताऊं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि 1% आबादी के पास 74 से 76% संपत्ति का कब्जा है। 1%, 3% पर 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। आसान भाषा में इसको ऐसे समझिए, देश के पास 100 रोटी है और 100 लोग हैं, एक आदमी 70 से 76 रोटी खा रहा है, और 90 आदमी 10 रोटी पर गुजारा कर रहे हैं। और 90 को आपस में लड़वा दिया
SC SC से लड़ो, OBC OBC से लड़ो, और फिर SC OBC से लड़ो, और 90 को कितनी मिली? 10 रोटी, और 10 को मिली 90 रोटी। क्या ये सबका भारत है? क्या संविधान घर घर लागू हुआ? और किस बात का तुम इतना बड़ा, आपके पूरे कोल माइन पर मैं गारंटी से कह रहा हूं, जितने टॉप क्लास की पोस्ट है उन पर जरा पीडीए समाज के लोगों को देखिए, कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए। मैं सवाल यहां से पूछना चाहता हूं, प्रमोशन नहीं होने देते, यहां पर वैकेंसी नहीं भरते। और मैं अभी संजय जी के यहाँ, ब्लॉक प्रमुख जी के यहाँ बैठा था, तो इन लोगों के यहाँ कई लोग मिलने आए। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि साहब ये कोल माइन इतना बड़ा, इसका पूरा साम्राज्य, कितने लोग नौकरी में होंगे? इन्होंने कहा कि एक समय था कि पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी, और आज 2 लाख से कम हो गए। तो सरकारी कर्मचारी बढ़ने चाहिए थे और घटते चले जा रहे, क्योंकि इसमें 99% कर्मचारी पीडीए समाज के थे। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? तो जब आपके कर्मचारी आ रहे थे तो उन्होंने आउटसोर्सिंग कर दी। अब आउटसोर्स हो रहा है ठेके पर, और ठेके पर करने का मकसद ये होता है कि एक आदमी 2 आदमी खड़े हैं, उससे कहा जाएगा तुम कितना लोग इसी काम का, तो कहता 15, दूसरा कहेगा हमके पर है तो हम कहेंगे। ओवर टाइम करने पर 1000 मिलेगा, वो कहेगा हमको कुछ मत दिया, दुगना काम करेंगे, क्योंकि बेरोजगार कर दिया एक बहुत बड़ी आबादी को। तो जब बेरोजगार होंगे लोग तो श्रम सस्ता मिलेगा, और आउटसोर्सिंग होगी तो आरक्षण खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या मांगोगे आप? 14 को 27 भी कर दोगे, नौकरी का अपॉइंटमेंट ही नहीं निकलेगा, वैकेंसी नहीं आएगी, तो 27% आप लेंगे कहां? माइक भी बंद होगा, देखिए। आप कल्पना करिए कि रिजर्वेशन केवल 2 जगह लागू है आज इस देश में, एजुकेशन सरकारी शिक्षा में और सरकारी नौकरी में। और आज की तारीख में इन दोनों जगहों में से, इन 2 में देखिए, भाषण में जब इतनी बाधा आए तो सोचिए हक पाने की लड़ाई में कितनी मुश्किल है। कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन कोई काम पुरखों को याद करने का एक तरीका यह भी होता है। एक फिल्म बनी थी यही दशरथ मांझी पर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो जब तक हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे नहीं तब तक इंतजार करेंगे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, 2 जगह आरक्षण मिला। मंडल साहब को क्यों याद कर रहे हैं साहब? क्योंकि मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू हुई। एजुकेशन में 27% रिजर्वेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन में उस समय 2006 में लागू हुआ, और 1990 में क्या लागू हुआ? सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण। 40 सिफारिशें हैं बीपी मंडल साहब ने उस अपने रिपोर्ट में बनाई थी, और केवल 2 लागू हुई, एक 90 में और एक 2006 में। तो सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा में ही मिलेगा। तो आरक्षण को खत्म करने वालों ने क्या किया? मंडल के विरोध में पहले कमंडल निकाला था। इस बात पे हम से कहना होगा कि मंडल के विरोध करने के लिए कुछ लोगों ने अलग तरह की राजनीति शुरू कर दी, क्योंकि सीधे अगर मंडल का विरोध करते तो इस देश के 60% लोग देखते कि उनके आरक्षण का विरोधी कौन है। किसने सरकार गिराई थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह थी। और कौन समर्थन में था, कौन विरोध में था, कौन कोर्ट गया था? इंदिरा साहनी जजमेंट 1993 में आया, और इंदिरा साहनी जजमेंट में 9 जजेस की बेंच ने जब इसका एक उदाहरण दिया कि भाई पिछड़ेपन का आधार जाति है, बीपी मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट में समझाया, इसलिए ओबीसी को जो आरक्षण मिलेगा वो जाति के आधार पर मिलेगा। 3743 जातियों को लिस्ट किया, और उस लिस्टिंग को रिजर्वेशन 27% मिला। तो मंडल के विरोध में कुछ लोग कोर्ट चले गए, और इंदिरा साहनी जजमेंट में इस पर मुहर लगी कि 27% आरक्षण बिल्कुल सही है, इन्हीं 3743 जातियों को मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही क्रीमी लेयर जैसा एक ठप्पा आपके ऊपर बिठा दिया गया। जिस समाज ने हजारों साल से क्रीम ही खाई, वही अचानक आके ओबीसी में कहने लगा कुछ लोग क्रीमी है। क्रीम समझ रहे ना? सवेरे घर में दही के जब मथल जाए तो कुल मक्खन ऊपर जाए, और हमने बैठ के वहीं चोरी चोरी कर लिया, हमने क्या और क्या खाए। कौन था
था मलाई खाने वाला और कौन सूखी रोटी तक नहीं खा पा रहा था। और इसलिए उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर लागू होगा। बीपी मंडल साहब के सामने भी चुनौती थी साहब। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट बन रही थी उस समय भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि इसमें डिवीजन हो जाए। उसके बाद 80 में रिपोर्ट आ गई और 1990 तक, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, वैचारिक मंच है। एक लोग कुछ और कह के विरोध कर रहे थे तो दूसरा कह रहा था ये कीड़ों भरा डब्बा है। क्योंकि 1983 में करुणानिधि जी दक्षिण भारत में 3 महीने तक तमिलनाडु बंद किए थे। ये तथ्य बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ओबीसी आरक्षण ऐसे ही नहीं मिला था, 3 महीने बंद किए तब भी यहां किसी को नहीं समझ में आया। और 1983 में उसके बाद जाकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन दुर्घटनावश उन्हीं के कुछ दिनों बाद इस देश के प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय फिर वो आंदोलन थोड़ा कमजोर हुआ कि वो आंदोलन कह रहा था कि 1980 में जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट टेबल हो गई है उसे लागू तो कर दो, लागू नहीं हो रहा। फिर 1985-86 के आसपास फिर से आंदोलन तेज हो गया। एक तरफ पूरे उत्तर भारत के समाजवादी लोग इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को याद करना चाहता हूं। चौधरी छोटू राम कमेरा और लुटेरा की परिभाषा बोलते थे। वो कहते थे 90% लोग कमेरा हैं और 10% लोग लुटेरा हैं। जैसे महामना रामस्वरूप वर्मा कहते थे कि 90% अर्जक है। अर्जक संघ के कोई लोग अगर होंगे तो वो जानते होंगे, जो अपने मेहनत से अर्जित करके खाते हैं वो अर्जक है, और जो इन अर्जकों का शोषण कर लेते हैं वो अनर्जक है। 90% 10%। बिहार में जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा श्रमजीवी परजीवी। 90% आबादी कौन है? श्रमजीवी, मेहनतकश आबादी। और 10% कौन? जो उसके श्रम का शोषण कर ले, वो उनके परजीवी है, उनके ऊपर निर्भर रखती है। तो चौधरी छोटू राम उसको कमेरा और लुटेरा कहते थे। और बाद के दिनों में आजकल उसी को पीडीए कहा जाता है। एक समझ में बहुजन मानवर कांशीराम, उन्होंने 85-15 कहा। तो ये पूरा पिछले 100 साल के इतिहास में मंडल की लड़ाई। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर, मेरी किताब अभी मन करे तो लेकर जाइएगा, पढ़िएगा साहब। विश्वविद्यालय में 99.99% प्रोफेसर, स्टूडेंट सब मुट्ठी भर जमात के लोग थे। उन्होंने मंडल कमीशन के विरोध में पूरा विश्वविद्यालय बंद कर दिया, एम्स बंद कर दिया। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज था, उसमें एक लड़का जिसका बाद में पता चला कि खुद ओबीसी था, उसी को आत्महत्या कराने के लिए, आत्मदाह कराने के लिए उसके ऊपर तेल छिड़क दिया, उसको पता ही नहीं था। मंडल के विरोध में सड़क पर आगजनी हुई। उसके बाद कोर्ट कुछ लोग चले गए। मान्यवर कांशीराम ने कई 100 रैलियां की मंडल कमीशन लागू करने के लिए। कुछ लोग दूसरा रथ लेकर निकले तो शरद यादव ने बिहार में बीपी मंडल के गांव से, मुरहो से मंडल रथ की यात्रा शुरू करके मंडल कमीशन लागू करने की लड़ाई लड़ी थी। उस शरद यादव को भी मैं याद करता हूं। और सुनिए थोड़ा सा इतिहास, मुझे इन्होंने कहा 1 घंटे और मेरा 10-15 मिनट में बात खत्म करूंगा। ओबीसी समाज के लोगों जरा इतिहास देखो, थोड़ा सा और कड़वी दवाई सुनना जरूरी है। मीठा मीठा गप और तीता तीता थू यहाँ बैठ करके देखिए, एक भाषण देना बहुत आसान है कि पुरखों के सम्मान में बड़ी बड़ी बात करो। फिर मैं एक सवाल करता हूँ, वो पुरखे तो लायक थे कि अपने हिस्से की लड़ाई लड़ करके हमें सौंप गए विरासत, आज हमारे सामने से सब लूटा जा रहा है, तो इसका विश्लेषण कौन करेगा? वो तो करके चले गए। क्या हुआ था? बिहार में मुख्यमंत्री नाई समाज से आने वाले, ओबीसी में आते, कर्पूरी ठाकुर नाई समाज के थे। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया की मां और उसके बाद गाली। जब मैं पढ़ा तो तिलमिला गया था। हम लोग गांव में देखते हैं, और ये मनोज भाई और ये तमाम लोग बैठे हुए उस इलाके से जहां आज भी सामंतियों से लोहा ले रहे हैं। और आप सब जानते होंगे कि गांव में आज भी ये वो देश है। बिहार में मियापुर एक कांड हुआ था, अभी 2000 में हुआ था, और 2025 में उसकी जयंती मनाई गई। पता है क्या था? गांव के मुहाने पर चंद मुट्ठी भर लोगों के घर थे। लाठी लेकर जिस दिन वोट डालना होता था 4 आदमी बैठ जाता था।
एक भी दलित, एक भी पिछड़ा वोट डालने नहीं जा पाता। ये मियापुर में हुआ 2000 में सितंबर के महीने में, मई के महीने में ओबीसी, उसमें सबसे ज्यादा यादव थे, फिर कुशवाहा थे, कुर्मी थे, वहां पासवान जाति है, फाइटर लोग जो थे, उन्होंने कहा कि भाई 40-50 साल हो गया संविधान लागू हुए, वोट ही नहीं डाल पाओगे तो लोकतंत्र का मतलब क्या है। और मैं उस जगह पर शहीद स्मारक बनाया है। यहाँ कोल इंडिया के लोगों, याद रखना इस देश में क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। गांव से निकले झुंड पे कि जब वोट डालेंगे ये हमारा अधिकार बाबा साहब संविधान में दिया, और सामने से गोली चला दी गई और गड़सा और पटारी लेके 16 लोग घायल और 8 लोग मारे गए वोट डालने के। और जो 8 लोग मारे गए उसमें से 6 यादव, 2 कुशवाहा थे, और जो घायल हुए वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग थे। यानी ओबीसी, एससी, एसटी को बाबा साहब का संविधान लागू तो हो गया था लेकिन अधिकार के रूप में नहीं मिला। जिन लोगों ने लड़ाई लड़के अधिकार दिलवाया उनकी कुर्बानी असल में हमें पता ही नहीं। इसलिए हम आपस में लड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और जो आपका सारा हक छीन रहा है उसको पता ही नहीं। आजकल तो वोट चोरी का नारा गांव गांव में लग रहा है, पता नहीं संसद में नारा लग रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा वोट चोरी। अरे भाई लोकतंत्र में आप सामने सामने से लड़ो, लेकिन आप क्या सच बात बताओ, ईवीएम के नाम पर ही इस देश में भरोसा नहीं है, और वोट डालने के नाम पर कौन मर गया कौन जिंदा है, क्या क्या कहानी है। वो चुटकुला हमारे यहाँ रहा, हमको सुना दे भोजपुरी में। वो आदमी वोट डालने गए तो वहां जाके अपने मेहरारू का नाम पूछले कि मतलब सुनीता देवी आयल नहीं, तो कागज दे के कहल हाँ आयल नहीं, वोट डाल के चल गई। वो जोर जोर से रोए लगे। तो सामने अधिकारी पूछे तो का बन गया, काहे रोत हो? कहे कि 15 साल होके मरले हो गए, हर बार चुनाव में आवे वोट डाल के चुपचाप चल जाले, मिलबो न करे। ये तो इस देश के लोकतंत्र की हालत की साहब। तो आज तो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है एक घर में 80-80 वोटर, क्या चुरा रहे भाई। अब इसमें अगर लोकतंत्र से भरोसा उठ गया तो फिर नुकसान किसका है, जिसको लोकतंत्र से अधिकार मिला। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को आपको सोचना होगा, ये लड़ाई पार्टी विचारधारा की नहीं बची है। अगर संविधान नहीं होगा तो मंडल कमीशन नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि मंडल कमीशन बना संविधान के रास्ते। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 लिखा था। पेरियार रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में आंदोलन किया और देश का पहला संविधान संशोधन पेरियार के दबाव में बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उस समय हुआ था जब अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया था, और उससे रास्ता निकला था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता दिया कि अनुच्छेद 340 के आधार पे कमीशन बनेगा, कमीशन पिछड़ों की जातियों की गिनती करेगा और उनके लिए संस्कृति देगा। तब मंडल कमीशन बना। पहला कमीशन काका कालेलकर कमीशन बना, दूसरा मंडल कमीशन बना। और लोग कहते हैं कि ओबीसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने किया क्या है। डॉक्टर अंबेडकर जितने दलितों के हैं उससे ज्यादा महिलाओं के, गरीबों के, कमजोरों के और पिछड़ों के भी हैं। जातियों में नायकों को मत बांट के देखो, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने 3 गुरु बनाए बौद्धिक लोगों, एक भी गुरु बाबा साहब अंबेडकर अपनी जाति का नहीं बनाया। संत कबीर, हमारे मनोज भाई ने कबीर का दोहा पढ़ा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। उन्होंने लिखा है तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लो तुम कत दूध, एक दूध ते सब उत्पन्ना कौन बाबन कौन सूदा। साफ लिखा, काकर पाकर जोड़ते मस्जिद दे चिनाता चढ़मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है तो पहाड़ पूछे हर मिले तो मैं पूछूं पहाड़, बताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, और इन दोनों राह न पाए और पाखंड और अंधविश्वास की तो दुकान चल रही है। एक तो बोलने भुलाएगा तो मध्य प्रदेश में कुछ 6 किलोमीटर जा, कम उम्र का लड़का को इतना बड़ा बड़ा बाबा बन गया और फोन मिला के कहना हेलो रावण तुम्हारा नंबर हमें हनुमान जी ने दिया। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कौन है जो आपके धर्म का अपमान कर रहा है और बाबा बन गया। वो कौन सा शास्त्र है, आप मजाक उड़ा रहे हो धर्म का और पर्ची बनाते हो। इस देश की पर्ची से और इस तरह की चीजों से दलितों पिछड़ों को हक अधिकार नहीं मिला। दलितों पिछड़ों को अगर किसी ने अधिकार दिया है तो मंडल कमीशन और भारत के संविधान ने दिया है। इस बात को भूलना मत, इस बात को ना
संविधान नहीं था तो कोई आपको अधिकार देने वाला नहीं। और याद करो, बीपी मंडल सूत्र बोला गया, रिजर्वेशन लागू किया था, यही गलती थी कर्पूरी ठाकुर की। 26% आरक्षण बिहार में, और कहा एमए बीए पास करेंगे कर्पूरिया को बांस करेंगे, नारा बिहार में लगाया गया। और जिस समय बिहार में 1977 के आसपास वो रिजर्वेशन लागू हुआ, उसी समय उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। 14% आरक्षण पंचायत में लागू किया, और उसके बाद क्या नारा लगा, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। अब सोचना भाई, किसका किसका क्या क्या। दिल्ली से चमरा भेजा संदेश, बार बनावा कर्पूरी, भैंस चरावा राम नरेश। ये नारा लगा के अपमानित किया आपके लोगों को। याद करके बताना जरा, दिल पे हाथ रख के, इसमें से एक भी नारा किसी मुसलमान ने बनाया था क्या? इसमें से एक भी नारा किसी दलित ने पिछड़ों को दिया था क्या? तो फिर नारा कौन दिया था? समझदार को इशारा काफी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जब उसी 14% आरक्षण को नेताजी ने उत्तर प्रदेश में 27% कर दिया, तो उनको जातिवादी नेता कहा गया। जातिवादी हो गए वो नेता, कांशीराम जातिवादी नेता हो गए। मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए। अब मैं आखिरी बात कह रहा हूं, ये एक बच्चे ने आकर के मनोज भाई को और हमको एक किताब भेंट की है, और मैं जब इस किताब को पढ़ता हूं तो इस किताब को चाहता हूं कि घर घर ऐसी किताब, गुलामगिरी 2 किताब मेरे कहने से खरीदना, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और बीपी मंडल की मंडल कमीशन की रिपोर्ट, ये हर घर में, हर पिछड़े और हर दलित के घर में होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, संतों के जितने इतिहास है उसको पढ़ने के साथ साथ गुलामगिरी और एनिमेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़ना। अगर यहाँ किताबों की दुकान होगी तो उसको ले आना। और मैं आयोजकों को भी एक निवेदन करूंगा जाते जाते, जब भी इस तरह का आयोजन करिए, फूल माला पे 2 रुपया कम भी खर्च होगा चल जाएगा, क्योंकि ये शाम तक मुरझा जाते हैं। किताब से स्वागत, और जिसके घर मिलने जाइए कोई किताब भेंट करिए, किताबों के विचार हमेशा हरे रहेंगे और वो लोग जागरूक होते हैं। किताब से बड़ा मित्र, किताब से बड़ा और कोई नहीं होता। यहाँ पढ़ेंगे तभी आंख खुलेगी, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा। और जो पढ़ा वो आगे बढ़ा। इसी बात से डरने वाले उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं और 27,000 दारू का ठेका खोल रहे हैं, ताकि कंपोजिट ठेका रहेगा। एक ठेका पे देसी चिल्ड बियर भी मिलेगी और अंग्रेजियों मिलेगी। शर्म आती है मुझे, स्कूल बंद और ठेका चालू। ये देश बनाना चाहते हो? ये बीपी मंडल इसलिए बन पाए क्योंकि शिक्षा पाकर के यहां तक पहुंचे। ज्योतिबा फुले तो स्कूल खोल रहे थे, माली जाति से आते थे, और माली समाज से आकर के स्कूल खोले कि बच्चियों को और लड़कों को, अछूत लड़कों को, शूद्र लड़कों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं। और मनुस्मृति में तो लिखा है साहब कि शूद्रम दीयते न, शूद्रम महिला नारी शूद्रम न दीयते, महिला और शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अगर एक जाति के बराबर में शूद्र बैठ जाए तो बैठने वाला हिस्सा छोटा करवा देना चाहिए। कुछ लोग उसको पूछ करके उसी को देश के ऊपर थोपना चाहते हैं। मैं यहां पर अपने विचार से समझौता नहीं कर सकता। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर ने हर धर्म को मानने वालों को मौका दिया है। आप अपने अपने धर्म को, जिसको जो मानना मानिए, एक धर्म को दूसरे धर्म से मत लड़ाइए। और ये देश किसी धर्म से नहीं, अगर चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा, और संविधान से ऊपर, संविधान सबसे ऊपर, बाकी आप जो करना करिए। इस बात को मैं कह रहा हूं क्योंकि संविधान ने मंडल कमीशन बनाया, और इस बात को कहना चाहते हो कि आपने उस देश को पाखंड, शिक्षा बर्बाद होगी तो पाखंड की दुकान चलेगी। कुल रील्स बना के कहना आजकल की अगर गोबर रोटी में लपेट के खैबा तो पेटे की बीमारी ठीक हो जाएगी। भैया हमरे की यहाँ पूर्वज कुल कम पढ़ल लिखल भले रहना, लेकिन इतना मूर्ख कबो न रहना कि उनके ई न पता रहे कि गोबर खाए वाली चीजें कि खेते में डाले वाली चीजें। मैं ये निवेदन करने आया हूं क्योंकि मैं शिक्षा की बात करना चाहता हूं। शिक्षा समझदारी देती है, शिक्षा जागरूकता देती है। अंबेडकर और मंडल, इन दोनों को मिलाकर अगर देखेंगे तो शिक्षा की बात होगी। और मैं उस भाई को शुक्रिया अदा करता हूं, गुलामगिरी लिखने वाले महात्मा फुले जब पहला स्कूल खोले तो इनको गांव घर से निकाल दिया था। ये इतिहास है। इनके पिता से जाकर भड़का दिया कि धर्म के विरोध में काम कर रहा है, ये शूद्र और लड़कियों को शिक्षा दे रहा है। सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी थी, और सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो महिला और गोबर,
2 साड़ी लेकर जाती थी, और आज स्कूल में बंद कर दिए। तो न पढ़ेगा इंडिया, न सोचेगा इंडिया, न समझेगा इंडिया, न सवाल करेगा इंडिया, और आपके इंडिया को बेरोजगार बना दिया जाएगा, शिक्षा खत्म कर दी जाएगी। चंद मुट्ठी भर लोग होंगे, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, और जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। और शिक्षा नहीं मिलेगी तो आजकल हो तो दूसरा हो जा कहला कि बिस्कुट मत कहिया, क्योंकि बिस्कुट में बिस्कुट उठ के भरा होगा। समझ गए? अमेरिका एक ऐसी गाड़ी टेस्ला की बना रहा है जो बिना ड्राइवर के चल रही है, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है। चीन डीप सीक बना रहा है, एक लाइन लिख करके इंटरनेट पर डाल दीजिए, पूरे इंटरनेट पर जो सोचना मिलेगी आपको 30 सेकंड के अंदर मिल जाएगी। एलन मस्क एक रॉकेट बना रहा है ऐसा कि धरती से उड़कर करोड़ों किलोमीटर दूर जाकर के खोज करके मिशन पूरा करके वापस धरती पर लौट आ रहा है। और भारत में वो पाखंडी टीवी चैनल में बैठ के मंत्र से नारियल को हवा मिल रहा है। तो क्या कर रहे हो? इस देश को कहां ले जाना चाहते हो? इस शिक्षा चाहिए, इस देश को कलम और किताब घर घर पहुंचाओ। और समाजवादियों का नारा था रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। बीपी मंडल को तब उनके सपनों का भारत बनेगा जब हर बच्चे के हाथ में कलम और किताब हो। इसलिए मैं आपको कलम और किताब की बात कर रहा हूं। और मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में सारी बातें लिखी थी। आज से 15 साल से हम लोग यूनिवर्सिटी में थे और हम देख रहे थे सरकार किसी की भी हो। यहां मैं एकदम अलग बात कहूंगा, कोई सरकार नहीं चाहती कि जनता जागरूक हो जाए, लेकिन हाँ उसी में कोई अगर जागरूक पढ़ा लिखा आता है तो वो लैपटॉप भी बांटता है ताकि नई पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा मिले और वो आगे पढ़ करके आगे बढ़े। कलम बांटो, शिक्षा में स्कूल बांटो, और स्कूल खुलेगा तब जाकर के बच्चों को आगे शिक्षा मिले। पर आपको न्याय करना है तो ईमानदारी देखनी होगी, नजर बनाए रखना। जब तक जाति जनगणना लागू न हो पाए, और लागू होने के बाद जाति जनगणना मतलब हो गई, तो उसके बाद क्या होगा? 10% सुदामा कोटा लागू करने में सब एक हो गए। समझ रहे हैं ना? मांगा नहीं था किसी ने, कोई आंदोलन नहीं हुआ, और मंडल लागू करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, वहां बिना मांगे मिले। और उसके बाद क्या हुआ साहब? 27% आबादी का मान लीजिए जाति जनगणना के बाद पता चला कि 60% है। बताओ, दिल पे हाथ रख के आरक्षण 60% होना चाहिए, तो बताओ जो अगर 60% होने की बात ना करे वो दबाव में जाति जनगणना की बात मान भी ले, यकीन मत मानना वरना आपको धोखा होगा। इस बात को मैं निवेदन के साथ बीपी मंडल जयंती के दिन कह के जा रहा हूं। जब तक न्याय पूरा नहीं हो, जब तक ईमानदारी से पूरा न्याय ना हो, भाई मेहनत की हमारे लोगों ने और आप हिस्सा नहीं बांट रहे हो। चंद लोग मुट्ठी पर, यहीं जाकर देख लेना। मैं और क्या, पिछली बार आया था, जय बहादुर जी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने अपना कार्यालय बनाया, वहां इनने इनका इंटरव्यू लिया, इतने मुद्दे गिनाए साहब, आपके मुद्दों पर तो मैं बोल भी नहीं पाया, मैं तो इतिहास में ही रह गया। हर जगह अन्याय हो रहा है, खासकर ओबीसी के साथ हर जगह अन्याय हो रहा है। ठेका पट्टा मिलता है, पता है इस देश में अरबों रुपए का ठेका है, और अरबों रुपए के ठेके में 2% भी SC ST ओबीसी को ठेका पट्टा नहीं मिलता। कमा कौन रहा है साहब? करोड़ों अरबों रुपया लूट रहे हैं कुछ लोग, और बाकी लोग को नौकरी के लिए लड़ना पड़ रहा है, शिक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। फिर लड़ाई आपकी लड़ेगा कौन? इसीलिए मैंने प्रोफेसर की डायरी में अपनी किताब में लिखा था कि शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षित करना अपने समाज को सबसे जरूरी है। और बीपी मंडल साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पहले पन्ने पर लिखा है, हर घर जाके पढ़ना बीपी मंडल की रिपोर्ट, समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है, असमान लोगों के बीच कोई समान नियम नहीं लागू हो सकता। जब समाज असमान है तो असमान नियम लागू करना पड़ेगा। इसलिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण, मैं आखिरी में एक याद वाली बात तो जोड़ दूं, मंडल कमीशन की सिफारिश पढ़िए। एक सिफारिश कहती है एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा में ओबीसी को हॉस्टल मिलना चाहिए, ओबीसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पहले हमारे लोगों ने भी कुछ गलतियां की और आज हमें पता है कि उस गलतियों का नुकसान कितना है। और अब हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय और समाजवाद आंदोलन की लड़ाई का मतलब है 90% को 90% का हक मिलना चाहिए। प्रमोशन में रिजर्वेशन की सिफारिश मंडल कमीशन में लिखी हुई है।
निजी क्षेत्र में आरक्षण, यानी निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है, निजी क्षेत्र की शिक्षा है, निजी क्षेत्र की नौकरी है, सब में इस देश के एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। याद रखना, जब तक आप ये लड़ाई बड़ी नहीं करेंगे तब तक सरकारी नौकरी बिक गई, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो आरक्षण मांगोगे कहां? आरक्षण तो खत्म हो गया और सारा आउटसोर्सिंग ठेके पर रखे जा रहे हैं लोग, और ठेके पर कौन रख रहा है? इसलिए तीसरा निवेदन कि जब तक मांग बड़ी न हो और मिलकर लड़ने की न हो, जब जंगल में आग लगी, एक पेड़ जलने लगा, कुछ चिड़िया उस जलते हुए पेड़ को देखकर उड़ गई, थोड़ी सी बची थी, और बीपी मंडल को मैं उसमें याद रखता हूं। बीपी मंडल को मैं याद रख के कह रहा हूं, एक कवि ने कविता लेकर पूछा, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। उस पक्षियों का जो जवाब था वो मेरा जवाब आखिरी भाषण का हिस्सा है कि फल खाएं जिस वृक्ष का गंदे कीने पात, तो धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। तब जाकर आरक्षण का फायदा लिया हमने, मंडल कमीशन का फायदा लिया हमने। मेरे सामने भी तो नौकरी का संकट था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं नौकरी के लिए गुलाम बन जाता किसी का, तो आज इस मंच पर पूरे तेवर के साथ अपनी बात नहीं रख पाता, मेरी नजर झुक जाती, क्योंकि मैं गुलाम बन जाता। हम नौकरी बचाएंगे तो संविधान कौन बचाएगा? क्या अम्बेडकर लौट के आएंगे? क्या बीपी मंडल लौट के आएंगे? क्या फूले लौट के आएंगे? नहीं साहब, हमारे बीच से ही किसी को बीपी मंडल की जिम्मेदारी निभानी होगी, किसी को अम्बेडकर का अधूरा काम पूरा करना होगा, किसी को समाजवादी आंदोलन को, सामाजिक न्याय के आंदोलन को और इस देश को खूबसूरत देश बनाना। आखिरी निवेदन, दंगा, नफरत और बंटवारे की राजनीति के शिकार मत होना। जैसे मैंने निवेदन किया कि पाखंड और अंधविश्वास में 1 रुपया मत खर्च करना। एक दोहा मैंने चलते चलते कहीं पढ़ा था, अपने ऊपर मत लेना, कि सब कुछ जानकर क्यों अकल पर पत्थर पड़े हैं तुम्हारी। गौर से समझना, सब कुछ जानकर क्यों अकल पर पत्थर पड़े हैं तुम्हारी। अगर मंदिर से दान पेटी हटा दो तो भगवान नाराज होगा कि पुजारी। और नहीं कुछ कहूं, नोटबंदी हुई तो एक आदमी बैंक में नहीं जमा कर पाया, तो सोच का 500,000 का पुरनकी नोटिया जल्दी जल्दी जाके चढ़ा दें, भगवान खुश हो जाएंगे, ले धक्का-धक चढ़ावे लगा। तो एक आदमी जाके कहला बीच में आके, ये नोट बंद हो गई है, तो का धीरे बोला, तो हमके पता नोट बंद हो गई है, हमके पता नोट बंद हो गई है, भगवान के पता। और आखिरी में समझना, वो आदमी बोला कि भगवान थोड़ा लेना, जे लेला नोटिया के पता है वो नोट। मेरे पिताजी बड़े कॉमरेड आदमी थे, बड़े गजब के, बहुत मतलब लग जाते थे किसी से। एक बार जादू दिखाने वाला हमारे गांव में आया, मिट्टी उठाया, मंत्र मंत्र फूका, ऐसे करके पैसा बना दिया। उसके बाद जाए लगा तो 10-10 रुपया कह जेल लेके आया, जल्दी दा, नहीं तो 24 घंटा तो कुछ खराब खबर सुनाई मिली। सब निकाल के पैसा दे। हमारे पिताजी ने उसको हाथ पकड़ा और कहा कि पैसा तो अपने झोले में से निकाला था, जब तोरे धूर से पैसा बनावे का कला आवेले तो ले हम इतना धूर लेके आए, यही बैठ, आधा तू रखिए और आधा तो झोला लेके जादूगर भाग। ऐसे तमाम जादूगरों से बचना जो धूल से पैसा बनाने का जादू दिखाकर पीछे से आपके बच्चों की शिक्षा को, आपके संविधान को, आपके आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। यही निवेदन मैं आपसे करके जा रहा हूं कि ऐसे तमाम धोखों से बचना हमारे लिए। भैंस पालने वाले यादव समाज के इतने कर्मठ लोग हैं, भैंस चोर जब राती में आवल ना तो अनहरिया राते में आवल ना, उजरिया राते में ना आवल। अरे किसान का मेरा सोचो, प्रकृति पूजक जातियां हैं, खेती में अनाज डालने गए तो पूजा करते थे अनाज, कोई वहां बीच में पुजारी नहीं था। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी पूजा है जिसमें अपनी जातियों की अपनी अपनी पूजा है, प्रकृति को पूजते थे। बीच में कोई बैठ करके आपको उसको व्यापार बना दिया। धर्म व्यापार नहीं होता, धर्म दिल की बात होती है, और दिल जिस चीज में लग जाए, प्रकृति को पूजते थे। हल्दी, दूध और चावल की पूजा हमारे हर चीज में होती है, और प्रकृति हमारी पूजनीय है। तो भैंस चोर को लावे रात के अनहरिया में, घंटी भैंस के बानल में घंटी, तो घंटी के एक चोर लेके पूरब भागी, तो भैंस लेके बाकी चोर पश्चिम भागे। तो गांव वाले जब जगिया तो क्या दौड़िया,
जहर आवाज आओगे, अरे दौड़ के चोर चोर चोर, और देख के दौड़ के, और जब वहां पहुंचे ना चोर आखिरी में घंटी फेंक के, और वहां गई ना गांव वाले का मिलन, चोर भैंस से के, समझदार को इशारा काफी। बाकी आप में निवेदन कि ये जो कोल इंडिया का कार्यक्रम है, आप पिछली बार नहीं आ पाया, इस बार निवेदन के साथ कि विचारधारा की लड़ाई को जाति से जमात में तब्दील करके लड़ना होगा। जातियों में मत बटिए, जातियों में बाकी चीजें हैं, प्रेम व्यवहार बना रहे, लेकिन जब हक की लड़ाई हो तो ओबीसी बनकर, और जब ओबीसी को जीतना है तो एससी और एसटी को कंधे से कंधा मिलाकर जोड़ना होगा। तब 90% एक होंगे, और 90% एक होकर के हम भी जीतेंगे और वो भी जीतेंगे। तब जाके बीपी मंडल की, मंडल कमीशन की बाकी बची 38 सिफारिश भी लागू करेंगे। हर किसान कमेरा को उसका दाम मेहनत का मिलेगा, और हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। ये तब तक संभव, करे वाला 8 पावे और करावा वाला 12, और बैठा बैठा दांत चियारे वो पावे 18। तो देश में आपने ये बना दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि जो मेहनत करता है उसको मेहनत का दाम मिले, और हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान मिले। तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना, तब तक बीपी मंडल का सपना, तब तक समाजवादी नेताओं का सपना, संत कबीर, संत रैदास का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए एकजुट रहिएगा, छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दीजिएगा। बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा हो और माफ कर दे, और जो लोग ताकतवर हैं वो कमजोर की दो अपने भाई की बात सुन ले, बर्दाश्त कर ले, दिल बड़ा करें और नाक छोटी करें। तब हम उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाएंगे। और ये निवेदन करके जा रहा हूं, दंगाइयों से अपने बच्चों को बचाइएगा, पाखंडियों से अपने बच्चों को बचाइएगा, और जो आपको आपस में बांटे उनसे दूर रहिएगा। कलम और किताब को हाथ में लेकर संविधान और मंडल को लागू करने की लड़ाई को आगे लड़ते रहिएगा। हमने भी यह संकल्प लिया है, जब तक फूले, अंबेडकर, लोहिया और मंडल के सपनों का भारत नहीं बना लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। अगली बार फिर कार्यक्रम करिएगा, हम फिर आएंगे और